जी 30 जून 2017। ये एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आ गया, रुपीज इन मिलियन। अब इसकी ये जितनी भी अमाउंट है सिर्फ एक वर्किंग पर बेस कर रहे हैं, सब कुछ वहीं से निकल आएगा, ये वर्किंग वन। ठीक है, और अब मैं जरा इन डिटेल आपको समझाऊंगा, जरा प्लीज उसको भी आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। एग्जांपल मैं सामने रख लेता हूं, आप भी प्लीज रखिएगा सामने। तो ये 4 लाइसेंसेस है मेरे पास, ए बी सी और डी, ये 4 लाइसेंस है। और इसके बाद एंड पे एक कॉलम बना लेंगे टोटल। अच्छा जी, जो लाइसेंस है मेरे पास ए, उसकी कॉस्ट है 200 मिलियन, यानी ये कॉस्ट गिवन है, और ये कॉस्ट है 1 जुलाई की। ठीक है, 1 जुलाई को आपने लाइसेंस लिए हैं, तो ये साल के शुरू में आपने लिए हैं 1 जुलाई 2016, और पहला लाइसेंस है 200 मिलियन का आपने खरीदा था। लाइसेंस बी खरीदा था 230 मिलियन का। सी लाइसेंस आपने बाय किया था 90 मिलियन का, और डी लाइसेंस आपने बाय किया था 60 मिलियन का। तो आप सिर्फ मेरी इतनी हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि टोटल करते जाएंगे साथ, 430, 530, 580। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई 580। कैलकुलेटर अगर आपके पास हो ना तो साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इस साल की एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो बाद में होगा ईयर एंड पे, पहले एमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। एमोर्टाइजेशन के लिए मैं नीचे वर्किंग 2 बनाता हूं, और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा साइड पे आकर। एमोर्टाइजेशन के लिए ए जो है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्केच बनाता जाऊंगा। ए की जो लीगल लाइफ है वो तो सबकी सेम है। लीगल लाइफ जो है, ये स्केच जो है ना आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा। लीगल लाइफ ये आपकी 10 इयर्स है। ठीक है जी। और रिन्यूएबल जो है, आपने साथ ही ये चेक करना है कि जो रिन्यूएबल कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो लीगल लाइफ में आपका 10 ईयर ही रहेगा। ठीक है, यानी इट मींस कि आपका जो रिन्यूअल पीरियड है, RENEWAL, रिन्यूअल पीरियड जो है, ये विल नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। तो ओवरऑल मेरी कितनी लाइफ बनी लीगल लाइफ, मतलब एंड पे लिखूंगा 10 इयर्स। ओके, और ये जो ए है हमारा, इसकी जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ, वो 12 इयर्स। ये भी मैं एंड पे ले जाऊंगा यहाँ पर, यहाँ ताकि कंपैरिजन कर सकें। अब देखें विच एवर ऑफ दिस टू अमाउंट इज लोअर। हर क्वेश्चन में आप इस तरह इसको लगाइएगा। अब लोअर 10 इयर्स है, तो इसका मतलब ए जो है वो 10 इयर्स में अमोर्टाइज होगा। 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये अमोर्टाइजेशन मैंने अभी रिकॉर्ड की ए की। ठीक है जी, इसी तरह हम बी में आते हैं। बी की भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं बी को। असल वीडियो ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब बी की कैलकुलेशन करते हैं। ये मैं साथ साथ इसको कलर चेंज करता जाऊंगा। ये बी के लिए जो रेड कलर में लिखा होगा वो बी है। अच्छा, अब इसकी जो लीगल लाइफ है वो यही है 10 इयर्स, इसमें कोई मसला नहीं है, वो तो सबकी सेम है। रिन्यूअल सिग्निफिकेंट है, रिन्यूअल पीरियड में इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर 10 इयर्स। और जहां तक ताल्लुक है एक्सपेक्टेड लाइफ का, तो वो यहाँ पर लिख रहा है इनडेफिनेट। जब इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ आ जाए तो हमने पढ़ा था अमोर्टाइज नहीं होगा, लेकिन चूंकि इसकी लीगल लाइफ है तो मैं बिल्कुल अमोर्टाइज करूंगा, और इसको भी हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो बी जो है वो भी मेरा अमोर्टाइज होगा 10 इयर्स पे, यानी 230 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 23 मिलियन। ये 23 मिलियन की अमाउंट अमोर्टाइजेशन की मैं यहां से लेस कर। ठीक है जी, उसके बाद अब सी की तरफ मूव करेंगे। सी और डी को जरा ध्यान से देखना है आपने। सी के लिए
फिर कलर चेंज करता हूं, सी। सी की लीगल लाइफ यही है 10 इयर्स। अच्छा, अब यहां पर रिन्यूएबल जो अमाउंट है रिन्यू करनी है वो इनसिग्निफिकेंट है क्वेश्चन में, और जब इनसिग्निफिकेंट होगी तो रिन्यूअल पीरियड शैल बी इंक्लूडेड। जब मैं इसको इंक्लूड करता हूं तो ये 5 ईयर होकर अब मेरी ये 10 ईयर नहीं रहेगी, ये 15 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 6 ईयर्स गिवन है, सी। अब इनमें से जो लोअर है 6 ईयर, उस पे मैं इसको amortize कर दूंगा सी को, ठीक है। सी shall be amortized over a period of 6 years, यानी 90 divided by 6 is equal to 15, और ये 15 की अमाउंट हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, अब इसी तरह डी की तरफ आते हैं। डी की कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। तो डी की जो लीगल लाइफ है वो सेम है, ठीक है जी। अब इसके लिए भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ डी के लिए, ताकि आपके एक ही उस पर सब कुछ कवर हो। इसके लिए लीगल लाइफ 10 इयर्स, रिन्यूएबल जो है इनसिग्निफिकेंट है, यस, और रिन्यूअल पीरियड शुड बी इंक्लूडेड, यस। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी लाइफ मेरी जो है वो 15 इयर्स बन रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो है वो मेरी 12 इयर्स है। सो विच एवर इन दीज टू अमाउंट इज लोअर, यानी यहाँ पर 12 इयर्स लोअर है, तो अब आप डेप्रिसिएशन जो है, सॉरी amortization जो है वो 12 इयर्स पर करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये amortization रिकॉर्ड की चारों पर। अब इन सबको प्लस कर दें तो 20 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 5, 20 40 63 की अमाउंट आ गई amortization जो आपने कैलकुलेट की, ठीक है जी। अब इसके बाद अब आप देखें हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई WDV बिफोर रीवैल्यूएशन। अब मैं रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ आऊंगा, यहां से आ गए बिफोर रीवैल्यूएशन। अब ये जो ए की अमाउंट है ये 180 है, बी की अमाउंट 230 में से 23 लेस की है 207, सी 90 में से 15 लेस की है 75, और डी 60 में से 5 लेस की है 55, और 580 में से 63 लेस की है तो 517। ये इंटेंजिबल एसेट की टोटल वैल्यू आ गई बिफोर रीवैल्यूएशन। अब मैं रीवैल्यूएशन अप्लाई करता हूं, मैं यहां पर मार्केट वैल्यू लिखता हूं, एंड द मार्केट वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम एक्टिव मार्केट। तो ए को देखिएगा, ए की मार्केट वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है एक्टिव मार्केट वैल्यू वो 170 मिलियन है, ये 170 मिलियन। बी की एक्टिव मार्केट की वैल्यू 300 मिलियन है, सी की एक्टिव मार्केट की वैल्यू 65 मिलियन है, और डी की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बेशक उसने 130 वैल्यू दी भी है तो हम नहीं लेंगे, इसको कॉस्ट मॉडल पे ही रखेंगे। तो ओवरऑल ये मार्केट वैल्यू आई। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो अगर इंक्रीज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब देखिए ए जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसके सामने मैं वर्ड लिखूंगा इंपेयरमेंट लॉस, ये मेरी इंपेयरमेंट हो गई रिवैल्यूएशन के थ्रू, ये वैल्यू गिरना इंपेयरमेंट है, और ये 10 मिलियन है। इसी तरह बी की वैल्यू चूंकि इंक्रीज हो रही है, इसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं हो रही। सी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट मार्केट वैल्यू कम है, तो 10 मिलियन की अमाउंट ये भी इंपेयर हो गई। और डी की कैरिंग अमाउंट चूंकि इसको तो वो आप कर ही नहीं रहे, इसमें कोई इंपेयरमेंट रिकॉग्नाइज नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद आइएगा, एक एसेट ऐसा है बी जो रीवैल्यू हुआ है, उसका जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है वो ट्रांसफर करोगे आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को। ये एक वर्किंग मैंने ऐसे बनाई जिसमें सब कुछ कवर कर दिया। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ एक ब्रांड के अगेंस्ट होगा, एंड दैट इज बी लाइसेंस के अगेंस्ट 93, यानी 300 माइनस 207। अब ये सारी अमाउंट मैंने लेकर आनी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर मैं 55 ही लिखूंगा, मैंने इसका टोटल वहां ले आना है, ठीक है। यानी ए की वैल्यू 170 पर आ गई, बी की वैल्यू 300 पर आ गई, सी की वैल्यू 65, ये मैंने मार्केट वैल्यू नहीं लिखी,
ये बुक वैल्यू लिखी है ताकि इसका टोटल कर सकूं। तो 170 प्लस 300 ये बन गया मेरे पास 470 प्लस 65 प्लस 55, तो ये 590 की अमाउंट आ गई मेरे पास टोटल। ये अमाउंट जो आ रही है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर होगी एज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी, ये इंटेंजिबल एसेट के तौर पर ये 590 की अमाउंट आएगी। यहां मैं लिख दूंगा उसी तरह जैसे एक्सट्रैक्ट में लिखते हैं, ऊपर हेडिंग दूंगा नॉन करंट एसेट और इसमें लिखूंगा इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट जो मेरे पास आ रहे हैं दैट इज 590 मिलियन। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो सिर्फ एक चीज और है जो एसओएफपी में आएगी एंड दैट इज नॉन एज रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये ओसीआई से रूट होते हुए इक्विटी में जाकर क्लोज हो जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड द अमाउंट ऑफ सरप्लस शैल बी 93। ये 93 की अमाउंट यहां लेते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो हिस्से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कौन सी अमाउंट आएगी। ऑब्वियसली अमोर्टाइजेशन जो आपने रिकॉर्ड किया दैट इज 63 मिलियन। तो मैं यहां पहला लिखूंगा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और ये अमाउंट है हमारी 63 मिलियन और चूंकि एक्सपेंस है तो इसलिए मैं इसको माइनस में लिखूंगा। इसी तरीके से दूसरी चीज जो आएगी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस में इंपेयरमेंट लॉस विच इज 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये 20 का जो इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है वो यहां ले आइएगा, इंपेयरमेंट लॉस। और इंपेयरमेंट लॉस मेरा 20 मिलियन का है। उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आइटम आएगी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पहले इसकी हेडिंग दे देंगे और इसमें हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। और चूंकि ये इंक्रीज है और ये इंक्रीज है 93 का, ये 93 की अमाउंट में यहां लिख देता पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ओके अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट। ये मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं आपके साथ, छोटा सा है ये, इसके में थोड़ा सा डिस्कशन चल रही थी, अभी आपके बुक में ऐड किया है SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट। देखिए पहले तो इसमें हम सीखेंगे क्या, हमने सिर्फ दो इशू थे पहले, और वो इशू ये थे कि क्या वेबसाइट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं। नंबर टू कि कौन सी कॉस्ट वेबसाइट कॉस्ट का हिस्सा होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मोस्टली वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आप बनवा रहे होते हो, वो तो आप एक पेमेंट कर रहे हो तो उसमें इतना इशू नहीं आता। लेकिन जिस वक्त आप इंटरनली डेवलप कर रहे होते हो वेबसाइट, जो कि बहुत से कंपनीज इंटरनली डेवलप कर रही होती हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि शुड इट बी कैपिटलाइज्ड और नॉट, और बाय हाउ मच अमाउंट। तो IS 32 ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं इसके हवाले से। ठीक है, उस गाइडलाइन को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है जी, इश्यूज, ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, तो बेसिकली इश्यूज whether the website is an internally generated intangible asset that is subject to the requirement of IS 38। देखिए हमने IS 38 में बहुत से इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की डिस्कशन की थी, जिसमें गुडविल भी थी, ब्रांड भी था, जिसमें स्टैंडर्ड ने कहा था कि ये रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। लेकिन उसकी बेसिक लॉजिक क्या थी रिकॉग्नाइज ना होने की, सिंपल इतनी थी कि उसकी कॉस्ट को सेपरेट नहीं कर सकते थे। ठीक है,
तो वेबसाइट कॉस्ट के मतलब भी स्टैंडर्ड ये लिखता है कि इशू ये है कि क्या ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की डेफिनेशन में फॉल करता है और क्या ये उसकी IS 38 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं। सेकंड, फिर इसका अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है इन एक्सपेंसेस का क्या होना चाहिए, ये हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, डू नॉट अप्लाई ऑन, ठीक है जी। ये जो आपका स्टैंडर्ड है यानी SIC है, ये किन पर अप्लाई नहीं होगा। ये चार चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, परचेजिंग, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग हार्डवेयर, ठीक है, दैट इज वेब सर्वर, स्टेजिंग सर्वर्स, प्रोडक्शन सर्वर्स, इंटरनेट कनेक्शंस, ये इन पे अप्लाई नहीं होता बिकॉज हार्डवेयर जो है वो IS 16 में फॉल करते हैं। ये हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉरी जो आपका वेबसाइट है ये सॉफ्टवेयर से रिलेट करती है, ये हार्डवेयर से रिलेट नहीं करती। अब अगर एक सॉफ्टवेयर रन करना है तो उसके लिए हार्डवेयर भी तो चाहिए होगा ना, लेकिन वो जो हार्डवेयर है उसकी ज्यादा कॉस्ट होगी और वो IS 16 के थ्रू आप ट्रीट करेंगे। सेकंड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होस्टिंग द एंटिटी वेबसाइट, the expenditure is recognized as an expense and when the services are received, यानी मीन कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखिए आपको जिस वक्त आप कोई बाय करते हो वेबसाइट के लिए होस्टिंग बाय करते हो तो वन टाइम जो कॉस्ट है वो तो अलग है, लेकिन हर साल आपको एक रिन्यूअल फी पे करनी होती है। ये हमारा सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसका वेबसाइट कॉस्ट से कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल टू अनदर एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपकी कंपनी बिजनेस ये कर रही है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और डेवलप करने के बाद उसको सेल करती है दूसरी एंटिटीज को, तो फिर ये IS 2 में फॉल करेगा इन्वेंट्रीज में, क्योंकि ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, हम डेवलप करते हैं और सेल करते हैं। और फोर्थ, द लीज दैट इज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16, और अगर इस पर कोई लीज एप्लीकेबल है तो वो लीज IFRS 16 में के मुताबिक आप उसको डील करोगे, ठीक है। ये यानी इट मींस ये चारों पे अप्लाई नहीं होगा। अब जो फैसला हुआ, कॉन्सेंसस हुआ, वो किस पर हुआ, यानी एग्रीमेंट किस पर हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वो क्या है, an entity on website is an internally generated asset, ये एग्री हो गए कि ये internally generated asset है, that is subject to the requirement of IS 38। अब हमें देखना पड़ेगा कि IS 38 के अंदर जो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसको मैंने सेक्टर क्राइटेरिया कहा था, क्या वो मीट कर रहा है। अगर तो वो मीट कर रहा है तो yes we should recognize the website cost as intangible asset। तो वो ये लिख रहा है it should be recognized as an intangible asset if it satisfy the IS 38 recognition criteria। अगर Excuse me, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो बिल्कुल आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। सेकंड, excuse जी जी, सर, ये पॉइंट अगेन रिपीट कर देंगे प्लीज? ये फर्स्ट वाला, जी सर। जी बच्चा मैं करता हूँ। देखिए, अगर कोई भी आप कंपनी आपकी खुद वेबसाइट डेवलप करते इंटरनली, ठीक है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। अब कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया आप 52 से 57 जो आपके पैराग्राफ्स है वहां हम पढ़ चुके हैं, जिसमें थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं कि ये इसकी कॉस्ट सेपरेबल होनी चाहिए, यानी इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जानी चाहिए, ये टेक्निकली फीजिबल हो, ये कमर्शियली वायबल हो, ठीक है, इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल इनफ्लो टू द एंटिटी, और द रिसोर्सेज टू कंप्लीट मस्ट बी देयर, यानी ये सारा क्राइटेरिया है। अगर तो क्राइटेरिया मीट करता है तो आप वेबसाइट कॉस्ट को आप IS 38 के मुताबिक कैपिटलाइज करोगे, लेकिन अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो वो तो हम IS 38 में पढ़ चुके हैं, तो फिर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट, if a website is developed solely or primarily for the promoting and advertising its own products and services, जैसे ई मार्केटिंग के तौर पर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, उस वेबसाइट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है सोलली कोई इंफॉर्मेशन देना नहीं है, स्वाय इसके कि आप उसमें प्रमोशन कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, then an entity will not be able to demonstrate how it will generate probable future economic benefits
All expenditure on developing such a website should be recognized as an expense when incurred. फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने कोई एक वेबसाइट डेवलप की है सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए, सोलली का वर्ड है, लेकिन कुछ वेबसाइट है जहां मार्केटिंग भी हो रही है और साथ में ऑपरेशनल एक्टिविटी भी चल रही है, वो इसमें फॉल नहीं करती, क्योंकि ये वर्ड बड़ा क्लियर स्टैंडर्ड ने लिखा, सोलली यानी सिर्फ और सिर्फ बिलखसूस यानी खास तौर पे अगर आपने डेवलप की है प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उस सूरत में उसने क्लियर लिखा है कि ये कैपिटलाइज नहीं होगी और रिकॉग्नाइज होगी एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकम। तो ये एक एक्सेप्शन दे दी उसने जो पहले स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं थी, इस इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसने हमें ये अलाउ कर दिया कि इसको एक्सपेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ने 6 स्टेजेस डिस्कस की हैं कि कौन सी ये किस स्टेज में ये कौन सी स्टेजेस होंगी, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, छोटा छोटा सा इसका एक हिस्सा है। तो पहले प्लानिंग स्टेज है। ये जो प्लानिंग स्टेज है इट इज जस्ट लाइक ए रिसर्च फेज, जिस तरह नॉर्मली आप रिसर्च करते हो, ये रिसर्च फेज है। इसके अंदर आपने अभी कोई काम स्टार्ट नहीं किया, आप जस्ट आइडिया ले रहे हो, स्टडीज कर रहे हो कि हमें किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए। जैसे आप सर्फिंग करते हैं और डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट टेम्पलेट्स और जो है वो आप समझ इकट्ठा कर रहे हैं इस पर्पस के लिए कि आप इसमें देख सके, फिजिबिलिटी बना सके कि हमारे लिए बेटर है या नहीं। अब इस स्टेज में उसने 4 चीजें स्टैंडर्ड ने लिखी, यानी फिजिबिलिटी स्टडी भी प्लानिंग स्टेज में आएगी, डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सा हार्डवेयर यूज करना है, इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, क्या इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट भी है हमारे पास, उसको भी प्लानिंग स्टेज पे डिस्कस किया जाता है, और सिलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, इनमें से किन किन चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं, उनमें से किन किन को सिलेक्ट करना चाहिए। ये सारे, इस पर कोई भी एक्सपेंस आएगा, ये हमारा रिसर्च की तरह है और रिसर्च की तरह ही रूल है इसका एसआईसी का। वो कहता है शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन इनकर्ड। इसको उठाओगे और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, इसका कैपिटलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा। दूसरी स्टेज आ जाती है एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज। यहां से आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और डेवलपमेंट के मुतालिक हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर क्राइटेरिया मीट करेगा तो हम कैपिटलाइज करेंगे। तो यहां पर भी वही रूल है, लेकिन इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कॉस्ट हमारी कहां लगेगी, डोमेन नेम। अब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, डोमेन नेम लें, .com लें, .org लें, .pk लें, उसके बाद edu.pk लें, वगैरह वगैरह, ये सारी डोमेन नेम है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो जोन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उस पे जो कॉस्ट आनी है वो भी इसकी एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज होगी। कोड डेवलपिंग प्रोसेसेस, ये चूंकि आईटी से रिलेटेड चीज है, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि आपकी कोडिंग सिस्टम के थ्रू ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। ठीक है, उस पे जो कॉस्ट आएगी वो भी इस पे शामिल करोगे। इंस्टॉलिंग प्रोसेसेस टू वेब सर्वर, वेब सर्वर पे जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं प्रोसेसेस जो आपको रिक्वायर हैं और जो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे इसको चलाने के लिए, वो भी इसमें आएंगी। और उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग भी होती है, यानी जब आप कोई चीज चला लेते हो उसके बाद टेस्ट करते हो कि जो इसके ऊपर वेबसाइट पे ऑपरेशंस हैं क्या वो प्रॉपर्ली चल रही है या नहीं, वो भी इसी डेवलपमेंट फेज के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, यानी अभी लॉन्च करने से पहले आप डिफरेंट जो आपका अपना ग्रुप होता है उसमें आप इसको डिफरेंट पीपल उसको चलाकर टेस्ट कर रहे होते हैं और उसकी देख रहे होते हैं कि इसकी जो बेनिफिट जो आप लेना चाहते हैं क्या उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की ये एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और इसके लिए वही रूल है डेवलपमेंट वाला, इफ द क्राइटेरिया ऑफ द 38 इज मेट कैपिटलाइज इट, तो फिर इसको कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज, और कैपिटलाइज करेंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट, अदरवाइज आप इसको प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करेंगे। यानी मेन क्राइटेरिया अगर आपका मीट करेगा तो मैं इसको इनटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करूंगा, ये सारी कॉस्ट को जो ऊपर डिस्कस की है। इसके अलावा भी हो सकती है, डेवलपमेंट फेज है, और जब तक के आपकी ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं हो जाती वेबसाइट उस वक्त तक जितनी कॉस्ट लगेगी वो सारी इसमें ऐड होती जाएगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, नॉट मेट, उस सूरत में
आपका जितना भी है ये सारा का सारा एक्सपेंस को चार्ज होगा एज प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारी सेकंड फेज थी। अब थर्ड फेज इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, अच्छा अब चूंकि ये तो सारा सब्सटेंस था जो इससे पहले आया कि ये चीजें होंगी तो हम आगे डेवलप शुरू करेंगे। अब इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है। ये भी अगर देखा जाए तो ये उसी का हिस्सा है जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए डेवलपमेंट फेज में पहला काम आपने क्या किया कि सॉफ्टवेयर लिया, डोमेन नेम ली, ठीक है, उसके बाद आपने तमाम वो प्रोसेसेस कंप्लीट किए ताकि मैं इसमें अब फर्दर इसको बेहतर कर सकूं टेस्टिंग करने के बाद। अब वो है ग्राफिक डिजाइनिंग कि मैंने किस तरह आपको वेबसाइट बनानी है। तो इस पे भी एक कॉस्ट आती है। इस कॉस्ट के मुताबिक भी स्टैंडर्ड ये लिखता है कि क्राइटेरिया अगर मीट करेगा तो कैपिटलाइज करेंगे, और अगर मीट नहीं करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। तो अगेन वही चीज लिखूंगा, इट इज लाइक अ डेवलपमेंट कॉस्ट। ये अभी कंटिन्यू है डेवलपमेंट। अच्छा, जब ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर कंटेंट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अब आपने कंटेंट डालने शुरू करने हैं, तो यानी वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने लोगों को प्रोवाइड करनी है वो सारी की सारी आप डालेंगे। अच्छा, अब जिस वक्त इनिशियल लेवल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं वो भी डेवलपमेंट फेज में कवर होगी। ठीक है, और इसका भी क्राइटेरिया सेम रहेगा। और इसमें क्या क्या आता है, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, परचेजिंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन परचेज की जाती है, प्रिपेयर इंफॉर्मेशन खुद बनाई जाती है ताकि उसको अपलोड किया जा सके, और अपलोडिंग इंफॉर्मेशन, इस पर जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कंटेंट डेवलपमेंट है। ऑन वेब पेज, ये वेब पेज पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप परचेज करके, क्रिएट करके, प्रिपेयर करके अपलोड कर रहे हैं, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट, याद रखिएगा जब तक कंटेंट नहीं होंगे वेबसाइट कंप्लीट कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि वेबसाइट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ही पूरा नहीं होता। तो कंटेंट ऐड करना भी जरूरी है। तो कंटेंट एडिंग जो कॉस्ट जो है वो भी आपकी डेवलपमेंट फेज में आएगी। कंटेंट एडिंग, इस कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करेंगे जब अगर ये क्राइटेरिया मीट करता है, और अगर मीट नहीं करता तो फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट कॉस्ट को हम लेकर जाते हैं क्राइटेरिया अगर मीट नहीं करता। उसके बाद ये हमारी फोर्थ स्टेज थी कंटेंट डेवलपमेंट। अब फिफ्थ स्टेज की तरफ आते हैं, ऑपरेटिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग, अब देखें जिस वक्त आपकी, अब याद रखिएगा लॉन्च हो चुकी है, ये अब ये ध्यान में रखिएगा, नाउ इट हैज बीन लॉन्च, डेवलपमेंट फेज हैज बीन कंप्लीटेड। इट मींस कि अब मजीद कोई कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। अब यहां पर रुकिएगा, सम टाइम ऐसा होता है कि जब कोई भी, मैं टेंजिबल एसेट की तरफ आकर आपको एग्जांपल देता हूं, जब कोई आप टेंजिबल एसेट एक्वायर करते हो, उस टेंजिबल एसेट की जब लाइफ जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है, उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। सम टाइम कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, तो वहां पर IAS 16 भी हमें ये कहते हैं कि उस कॉस्ट को कैपिटलाइज करो। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है उसमें 2 किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक एनहांसमेंट में आता है जो उसकी यूजफुल लाइफ को बढ़ाए या उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे, और दूसरा लफ्ज पढ़ा था मेंटेनेंस। और अगर मेंटेनेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करेंगे। सिमिलर नेचर यहाँ पर होगा। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर अब कमर्शियल ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, यानी वेबसाइट हैज बीन लॉन्च्ड, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। अब यहाँ पर कई किस्म के एक्सपेंसेस 5-6 हमने लिखे हैं। रिवीजन ऑफ कंटेंट्स, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको, आप उसको रिवाइज करते हो, यानी उसके अंदर कुछ चीजें आप समझते हो बेहतर नहीं है, उसको चेंज कर लिया जाए। ये ऑपरेशनल है, यानी जिस वक्त इंप्लीमेंट होती है तो आपको प्रॉब्लम नजर आती है और आप इसको रिमूव करते रहते हो। अपडेटिंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसपे अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपकी लॉ फॉर्म है, और लॉ फॉर्म में आपने डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस एक्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। अब अगर कोई एक्ट के अंदर कोई चेंज आती है थ्रू पार्लियामेंट, तो उस एक्ट के अंदर जो चेंज आ रही है उसको अपडेट करना आपके लिए भी जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आई कैप की जो वेबसाइट है उस पर जो आपको इंफॉर्मेशन देना होता है, जैसे ही कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो वो उसको अपडेट कर देता है।
इसी तरह रजिस्टरिंग वेबसाइट में सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह, उसके साथ अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए होता है। बैकअप अगर एक रख रहे हैं उसका डाटा का, वो भी आपका ऑपरेशनल से रिलेट करता है। और अगर आप सिक्योरिटी एक्सेस दे रहे हैं, यानी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, उस पर कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, वो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है। तो लिहाजा इसका सिंपल रूल तो यही है, चार्ज एज एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन फर्दर लिखा इन रेयर सर्कमस्टांसेस it can be capitalized if the criteria of IS 38 is met। अगर कोई ऐसी कॉस्ट हो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, तो उसको आप कैपिटलाइज करोगे और उसको फिर आप एमोर्टाइज भी करोगे जैसे नॉर्मल करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली इसको हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है जी। और जो आखिरी स्टेज डिस्कस की SIC ने, यानी SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट, जो आखिरी उसने यूज की नंबर 6, वो अदर के नाम से है। ठीक है। अब इसमें बेसिकली सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो रेगुलर नेचर की हो रही है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, यानी इनिशियली अगर आपके कोई लॉसेस हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो गए, या ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉइज को फॉर द यूज ऑफ वेबसाइट ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकें। देखें, अगर वेबसाइट आप बना लेते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं और उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते, यानी उसको मॉनिटरिंग नहीं होती और उसको बेहतर तौर पर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, खास तौर पे जो इंक्वायरीज होती हैं, तो फिर तो वेबसाइट का कोई फायदा ही नहीं है। ये तमाम अगेन जो एक्सपेंसेस हैं, ये भी ऑपरेशनल नेचर के हैं। इन एक्सपेंसेस को आप सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे। और ये जो उसने लिस्ट डाउन किया अदर में, जो आपके ऑपरेशनल, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस नेचर का हो कि मैं इसको कैपिटलाइज कर सकूं। ठीक है जी। ये मेरा एक छोटा सा SIC था। तो SIC में फाइनल जजमेंट जो मैं लिखूंगा वो सिंपल इतनी सी है कि अगर वेबसाइट आप बना रहे हो, ठीक है, अगर आप बना रहे हो फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस, ये मैंने अलग किया, और दूसरा मैंने कर दिया एक्सक्लूसिवली फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, सेलिंग मार्केटिंग, यानी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है स्वाय सेलिंग और मार्केट। बहुत सी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी दो वेबसाइट्स रखती हैं, और अक्सर उसमें होता कि एक मेन वेबसाइट है, उसमें लिंक होता है, जैसे क्लिक करते हैं तो वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है, वो सेपरेट वेबसाइट होती है और वहां पर सिर्फ ई मार्केटिंग हो रही होती है। और डायरेक्ट भी उस पर जा सकते हैं, लेकिन वो लिंक के लिए अक्सर जो मेन वेबसाइट है उस पर ज्यादा कोई क्लिक जिसके ज्यादा हो वो पहले ओपन आती है, गूगल में पहले आती है। तो ये जो ऑपरेशनल वेबसाइट है, ऑपरेशनल जितनी भी है, इसको आप कैपिटलाइज करोगे if the criteria met, if criteria of capitalization is met। जहां तक सेलिंग और मार्केटिंग का ताल्लुक है, इसको आप चार्ज करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, ऑपरेशन के अंदर बाहर इस चीज को देखना जरूरी है कि इसमें कितनी कॉस्ट ऐसी है जो रिसर्च से रिलेटेड करती है, जैसे अभी हमने 6 स्टेजेस पढ़ी, और कितनी ऐसी कॉस्ट है जो डेवलपमेंट से रिलेट करती है। तो अगर इस हिस्से को मैं अलग ले आऊं स्टेजेस को, तो यहाँ ज़हन में रखिएगा, पहली फेज होती है जिसको हम कहते हैं रिसर्च फेज, दूसरी फेज होती है जहां पर हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज, और तीसरी फेज होती है जहां से हमारी स्टार्ट हो जाती है कमर्शियल ऑपरेशंस उस वेबसाइट के लिए, यानी कमर्शियली अवेलेबल हो जाती है कमर्शियल ऑपरेशंस। तो जितनी भी रिसर्च कॉस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस को, ये आपका IS 38 के थ्रू कैपिटलाइज होगी। लेकिन जहां मैं वर्ड कैपिटलाइज लिखूंगा वहां पर वो क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी है ये नहीं भूलना, जहां कैपिटलाइज आएगी वहां पर क्राइटेरिया जरूर देखना है। कमर्शियल ऑपरेशन जो है इसमें भी कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। लेकिन इफ एनी कॉस्ट जो हमने एक स्टेज पे पढ़ा था उसका बेनिफिट है, यानी बेनिफिट है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और IS 38 की डेफिनेशन को मीट करती है, तो आई कैन कैपिटलाइज दिस एज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर।
यानी उसी कॉस्ट में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड है SIC 38 से रिलेटेड है, 32 SIC 32 जो कि सिर्फ सिर्फ वेबसाइट से रिलेट करता है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जी, मैं लास्ट कमर्शियल ऑपरेशन वाला जो आप बात कर रहे हैं। जी सर प्लीज। अच्छा, मैंने ये कहा कि बहुत आपके जो कमर्शियल ऑपरेशन का एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस को ही चार्ज होंगे, लेकिन अगर इसके अंदर कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाता है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है और IAS 38 की डेफिनेशन में फुलफिल हो रहा है, तो फिर मैं उसको उस एक्सपेंस को सिर्फ उस स्पेसिफिक एक्सपेंस को एज अ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर दूंगा। जैसे होता है ना एडिशन हो जाना। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी हमने पढ़ा था इससे बैक पे कि हमने एक सिक्योरिटी एक्सेस कॉस्ट भी हमारी होती है ताकि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सके, हैक ना कर सके कोई, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपकी बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं और आप सिर्फ अपने यूजर्स को देते हैं थ्रू लॉगिन। वैसे पब्लिकली आप उसको नहीं दे रहे होते, लेकिन वेबसाइट मौजूद होती है। आप लॉगिन करते हैं, जैसे आप ICAP की स्टूडेंट है, आप लोग जिस वक्त कोई भी आपने वो चीजें चाहिए बुक्स वगैरह तो मिल जाती है, सोल्यूशन के लिए आपको अपने लॉगिन के अंदर जाकर वो लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे तो मौजूद है। अब अगर कोई हैकर आता है और हैकर उसको हैक कर लेता है तो डेफिनेटली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक हो जाएगी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए कंपनी कई मरतबा कुछ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं इस चीज के हवाले से, और उसको वो 4-5 ईयर्स तक ले जाते हैं कि 4 to 5 ईयर्स तक वो हमें एक अमाउंट पे करते हैं और 4 to 5 ईयर्स तक वो हमें सर्विसेज देगा। तो अब चूंकि ये जो कॉस्ट मैंने पे की है इसका बेनिफिट 4 to 5 ईयर्स मिलेगा, इसको मैं कैपिटलाइज भी करूंगा और एमोर्टाइज भी करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ इस तरह मैंने कहा अगर कोई कॉस्ट आ जाए जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कोशिश ये करें कि आज भी पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप 31 पार्टिसिपेंट 29 हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट अभी भी कम है। चले वो तो मैं अटेंडेंस शीट देख लूंगा किसके काम में किसके कौन से हैं। तो कोशिश ये करें कि क्लास लिया करें और उसके बाद पढ़ें, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल टाइम है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। आप कोई क्वेश्चन आपके माइंड में थे तो करें। आपका सेशन 4:30 से आगे जा सकते हैं फॉरवर्ड। मैंने आपकी जो मशीन है इसके ऊपर कोई और लेक्चर नहीं किया हुआ, आपका मैनेजमेंट ने किया हुआ लेक्चर आप ले जा सकते हैं इसको 5 o'clock तक। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आ तो नहीं है जी? बस 1 मिनट रह गया वैसे भी। थैंक यू सो मच।